राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास किया गया था, लेकिन अब 2026 में इसकी आड़ में परिसीमन की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी व्यवस्था के ढांचे में बदलाव करना चाहती थी, जिसे विपक्ष ने रोक दिया। इसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए सकारात्मक कदम बताया। आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तक 84 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका है और पार्टी का लक्ष्य प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का है। उन्होंने बताया कि अगले 3 महीने में सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। जब उनसे चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यदि पार्टी और कार्यकर्ता चाहेंगे तो वो स्वयं भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी सीटों का भी जिक्र किया जहां पार्टी अपनी स्थिति मजबूत मान रही है। इनमें वाराणसी की रोहिणिया सीट, मेरठ की किठौर सीट, गाजियाबाद की मोदीनगर और मुरादनगर सीट के साथ बागपत और देवबंद क्षेत्र शामिल हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टियों के साथ संभावित गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी बड़े नेता हैं और यदि भविष्य में सही राजनीतिक समीकरण बनते हैं तो गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीकांत त्यागी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं का हम राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के कुछ मुख्य विषय जिनके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, किस प्रकार से मेरठ के अंदर तो पुलिस प्रशासन एक तानाशाही रवैया बनाए हुए और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है उस विषय पर, इसी के साथ साथ सेंट्रल मार्केट के अंदर जिस तरह की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर और केंद्र जिस प्रकार गरीब मजदूरों के ऊपर जो पुलिस का असंवेदनशील रवैया जिस तरीके से देखने को मिला, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने विचार रखने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए। सभी मीडिया कर्मी हम चाहते हैं मजबूती से इस बात को प्रदेश की तानाशाही सरकार के को पहुंचाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी कहूंगा कि आपके सवालों को लें। बहुत धन्यवाद। 2026 सवाल आपका दे देते। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास किया गया था। 2026 में जो कोशिश की गई है वो डिलिमिटेशन की कोशिश की गई महिला बिल आरक्षण की आड़ में। महिला बिल 2023 में पास हो चुका है, उसको लागू करने का समय इन लोगों के पास 2-3 साल से नहीं था। डिलिमिटेशन करने की चेष्टा कर रहे थे। सरकार ढांचा बिगाड़ना चाह रही है, चुनावी व्यवस्था को बिगाड़ना चाह रही थी, जिसको विपक्ष ने पास नहीं होता। ये काबिल तारीफ है, ऐसा होना चाहिए था और जरूरी था। अध्यक्ष जी, सबसे पहले जो आपने पीसी एक ऐसी की थी, एक बड़ी पीसी की थी, वो विधानसभा चुनाव की स्टार्टिंग थी जब आपने पीसी की, और आज फिर विधानसभा चुनाव की स्टार्टिंग में आप एक ऐसी बड़ी पीसी कर रहे हैं। इस दौरान पीसी नहीं हो पाई, ऐसा क्या कारण? नहीं, लगातार दौरे हम लोग कर रहे हैं। वो 2024 में हमने लोकसभा में पीसी की थी, वो लोकसभा में की थी, और वो इस कारण की थी कि हमारा जो पार्टी का जो नाम पंजीकृत हुआ था, नाम जो रजिस्ट्रेशन हमें मिला था, वो पहले फेज चुनाव के लोकसभा के बाद मिला था। इस कारण हम चुनाव में नहीं जा पाए। 2027 में क्या हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में चुनाव में जा रहे हैं। आप कहां से कितनी विधानसभा लड़ रहे हैं सर आप? अभी हम लोग 84 विधानसभा पश्चिम में तय कर चुके हैं। 403 विधानसभा प्रत्याशी अपना उतारेंगे और सभी विधानसभाओं पर समीक्षा की जा रही है। बहुत अभी समय हमारे पास है, लगभग हम अगले 3 महीने में सब जगह प्रभारी नियुक्त आप भी लड़ेंगे कहीं से? बिल्कुल, पार्टी चलाई। पार्टी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के और पार्टी का समर्थन तो कौन सी सीट रहेगी त्यागी जी जहाँ से आप? बहुत सीटें हमारे पास, 7 सीटें हैं जहां पर हम जहां भी लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे। उसमें पहला हमारे कार्यकर्ता जाते हैं। देखिए, बनारस में रोहिणिया सीट है, मेरठ के अंदर किठौर है, मोदीनगर और मुरादनगर गाजियाबाद में है, बागपत भी है, ऐसी तमाम सीटें, देवबंद है। ऐसी कुछ पार्टियां हैं क्या उनसे गठबंधन होगा? जैसे चंद्रशेखर जी की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी के, इन लोगों से गठबंधन की उम्मीद है? ये लोग भी पार्टी के अपने बड़े नेता हैं और अगर समय सही समीकरण होंगे तो गठबंधन भी होगा। ठीक है। आए हैं क्योंकि वो बेचारे वैश्य समाज के अधिकतम लोगों का वहां पर
अपना रोजगार व्यापार की व्यवस्था है। और जो लोग यहाँ पर कभी लूट अपहरण हत्या डकैती क्या करते थे, वो आज विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं। तो ऐसे लोगों को जब सत्ता की भागीदारी मिल जाएगी तो निश्चित रूप से सक्षम व्यक्ति कहीं ना कहीं अक्षम दिखाई पड़ेगा। श्रीकांत जी, आप कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी जो सरकार है इसे उखाड़ फेंकेंगे, क्या समीकरण है आपके पास इसे उखाड़ फेंकेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर त्यागी भूमिया ब्राह्मण भरगुंशी समाज का 17.5% वोट है और जिनके नेतृत्व में ये सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ, उनका अपना वोट 3% है इस प्रदेश के अंदर। सत्ता में बाहुबल उनके पास हो सकता है लेकिन जनबल उनके पास नहीं है। इसीलिए वो कभी भी अपने लोगों की बात न कर हिंदू के ढांचे में सबको सेट प्रोना चाहते हैं और हिंदू की बात वहां समाप्त हो जाती है जब सेंट्रल मार्केट पर आती है। क्या वो लोग हिंदू नहीं है? हिंदू की बात वह समाप्त हो जाती है जब एनकाउंटर होते हैं। क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? हिंदू की बात समाप्त हो जाती है जब कपसाड़ के अंदर किसी बच्ची का रेप होता, क्या वो हिंदू नहीं थी? हिंदू की सभी बातें समाप्त जाति पर आके हो जाती है, क्योंकि जब भाजपा टिकट बांटती है तब भी जाति सबसे पहले पूछी जाती है, उसका वोट पूछा जाता है। हिंदू की बात वहां समाप्त हो जाती है, बशर्ते कि हिंदू की बात मंच पे लोग करते हैं, परंतु जब जातीय आंकड़े इनके पास मांगे जाते हैं तो उस समय जात की बात, जाति जनगणना की बात करने लगते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट रूप से एक विशेष जाति का आतंक है। यहां पर योगी आदित्यनाथ की जाति वाले तमाम अधिकारी, तमाम नेता आप देखेंगे पूर्व होने के बाद भी Z++ की सुरक्षा पाए हुए हैं, घर पाए हुए हैं सरकार में। क्या बाकी पूर्व विधायक नहीं है? क्या बाकी जनप्रतिनिधि नहीं है? लेकिन आप देखेंगे उनका वर्चस्व है, क्योंकि योगी जी का संरक्षण है उनको। और हिंदुत्व के नाम पर तमाम लोगों को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है और जातिगत उन पर हमले किए जा रहे हैं, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। श्रीकांत जी कौन है, किसका नाम लेना चाह रहे हो आप? बिना नाम लिए बात कर रहे हो। बात किसका नाम लेके? हम योगी जी का नाम बड़ा नाम है किसी का? क्या ये आप कह रहे हैं ना? योगी जी से बड़ा नाम तो किसी नेता का नहीं है। पूर्व के जिले में थाना भवन से एक विधायक संगीत वो सुरेश राणा, उनको जेड श्रेणी है, हारे हुए विधायक है, लखनऊ में मकान है। एक आपके सरदना विधायक है संगीत सोम, जेड श्रेणी है, हारे हुए विधायक है। और आपके ब्रजेश सिंह है, हारे हुए पूरे MLC है, Y+ कैटेगरी है। विज धनंजय सिंह है, हारे हुए हैं, सुरक्षा है। अभय सिंह है, समाजवादी के बागी है, Y+ की सुरक्षा है। और बताइए कितने नाम आपको बताते हैं? और सभी सिंह क्यों? कोई गुप्ता नहीं है, कोई अग्रवाल नहीं है, कोई महेश्वरी नहीं है, कोई त्यागी नहीं है, कोई भूमिहार नहीं है, कोई शर्मा नहीं है, कोई द्विवेदी नहीं है, कोई त्रिवेदी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये मीडिया का सवाल है। आप खुली किताब को पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए हम आपको माइक के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं ताकि जनता हमारी आवाज सुने। जो मीडिया पर बंदूक का पहरा है, कम से कम हमारी जुबान पर बंदूक का पहरा नहीं लगाया जा सकता। अध्यक्ष जी, जब आपने शुरुआत में इस पार्टी को बनाया था तब आपके साथ में तमाम लोग जुड़े थे, मेरठ के भी थे और अच्छे पद पर थे। वो आपसे अब दूर क्यों चले गए? कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी और किस वजह से छोड़ी? हमारी पार्टी से आपको गलतफहमी है, गलत सूचना है। हमारी पार्टी से किसी ने कुछ त्याग पत्र दिया है कई लोगों ने। नहीं, ये सब बीजेपी बीजेपी के कुछ लोग हैं जो देखिए, दो तरह के नेता, अनुकंपित और संघर्षवादी। जो अनुकंपित नेता है उनको कहीं ना कहीं स्थान मिल जाए तो ऐसी भ्रांति, जैसे आपने देखा होगा कि समाजवादी के प्रति भ्रांति बना दी गई थी, कांग्रेस के प्रति भ्रांति बना दी गई थी। हम लोग नए दल, उनको पता है कि बहुत बड़े वोट बैंक का नुकसान उन्होंने अपने आंखों से 2024 में देखा है और 2022 में देखा है खतौली उपचुनाव में। वो जान रहे हैं कि अगर ये माहौल बना रहा तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 84 विधानसभाओं पर हमें तीसरे नंबर पर लाने का काम करेगी। और वो ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है खुद भाजपा विरोधी है। बीजेपी के लोग रोज बयान देते हैं, संजीव बालियान बयान दे रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तमाम विधायक बयान दे रहे हैं। ये तो बीजेपी की सरकार ही उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये तो कब्जा की हुई सरकार है। अच्छा, चर्चाएं अध्यक्ष जी ये भी है कि कई पदाधिकारियों को आपकी तरफ से गाड़ियां दी गई, लेकिन जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो उसके बाद वो गाड़ियां वापसी ले ली गई। आरोप ये लगे कि सिर्फ इतना सा था कि वो दूसरी रैली में चले गए थे, ऐसा कुछ था क्या? देखिए, ये संगठन की जो आप बात कर रहे हैं, संगठन की जो पार्टी की कोई वाहन अगर किसी को दिया जाता है तो पार्टी कार्य के लिए दिया जाता है, कोई निजी कार्य के लिए दिया नहीं जाता। तो अगर पार्टी में कोई व्यक्ति है तो उसके पास वाहन है, और मान लीजिए वो व्यक्ति कहीं और जाएगा तो वाहन पार्टी के रहेगा, वो जो उचित व्यक्ति काम उस पर रहेगा। पार्टी के वाहन का परिवार नहीं होता। देखिए, 2023 से 2022 खतौली उपचुनाव से
त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर हुआ करता था, उस वोटर ने एक संकल्प लिया कि भाई 2022 का जो प्रकरण था और 21 अगस्त की जो नोएडा में हम लोग महारैली किए थे, उसके संबंध में जब सरकार में हम लोगों की कोई आवाज नहीं सुनी गई तो ये तय हो गया कि जो भृगुवंशी समाज है, जो त्यागी भूमिहार, मोहियाल, चित्पावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, निम्बूद्रीपाल, नार्वे, अनाबिल, हेगड़े, गालव 14 नाम जाना जाता है पूरे देश भर में। और ये भृगुवंशी जो समाज है, इसका कुल वोट पूरे देश में 17.5% है, जिसको पश्चिम में त्यागी ब्राह्मण भी कह देते हैं, अन्य टाइटल के नामों जाना जाता है। हमने संकल्प लिया था 3668 संस्थाओं ने मिलकर, जो त्यागी भूमिहार ब्राह्मण मतलब समस्त भृगुवंशियों की समाज कल्याण का कार्य करती हैं, जनहित का कार्य करती हैं, कि अब हम लोग एक अपना दल बनाएंगे और उस दल के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी तय करेंगे। क्योंकि 21 अगस्त नोएडा गौतम बुद्ध में जो हमारे समर्थन में रैली हुई थी, उस रैली में बीजेपी की सरकार में कुछ सुनवाई न होने पर समाज 59 दिनों के तक धरना पर मेरठ कमिश्न में बैठा था, जिसके आप सब पत्रकार साक्षी हैं, आप सबने उसको कवर भी किया। उसके बाद खतौली उपचुनाव में पूरे समाज ने संकल्प लिया और हमारे नेतृत्व में हमारे लोगों के साथ मिलकर खतौली में भारतीय जनता पार्टी को जो चुनाव 8 महीने पहले 2022 में 16,800 वोट चुनाव जीती थी जो सीट, उसको 22,200 चुनाव हराने का काम किया। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 40 विधायक, 20 मंत्री सीट पर चुनाव जिताने का दम भर रहे थे, तब भी वहां पर हमने उसको 22,800 चुनाव हराने का काम किया। और वहां कुल त्यागी ब्राह्मण समाज का वोट सिर्फ 25,000 वोट है। सामान्य साथी, आज 2026 का समय चल रहा है। लगातार उस घटना के बाद 2024 में हमने इसी मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल जो भृगुवंशियों के हक अधिकारों के साथ साथ सर्व समाज के हक अधिकारों की बात करके आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए व्यवस्था को, एक नए बदलाव को लाने का काम करेगा। इसी दल के माध्यम से हम लोग जनपद जनपद अन्य राज्यों में भी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। और चूंकि हमने महापुरुषों के रूप में सर्वप्रथम परशुराम जी को अपने बैनर पर स्थापित किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को स्थापित किया है, मौलाना अबुल आजाद कलाम साहब को स्थापित किया है, हमने गांधी जी को वहां पर सम्मान दिया है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा परिवर्तन एक दखियानुसी विचारधारा पर चलने वाली उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं अब एक परिवर्तन का समय उनको महसूस हो रहा है, जो दलित को ब्राह्मण से लड़ाते हुए आई है, ब्राह्मण को दलित से लड़ाते हुए आई है, और एक चनिंदा 2 से 3% वोट जो कहने के लिए कभी करणी सेना के रूप में दिखाई पड़ता है, कभी क्षत्रिय सेना के रूप में दिखाई पड़ता है, कभी वो स्वर्ण बन जाता है अवसर के अनुसार, वो 3% वोट अब खतरे में अपने आप को महसूस कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन जब परशुराम जयंती की बात आती है तो दलितों को ब्राह्मणों के विरुद्ध लड़ाने के उद्देश्य से परशुराम जी की जयंती पर अनायास छुट्टी को निरस्त कर दिया जाता है। उनकी होने वाली जयंतियों को अव्यवस्थित करने के लिए इसी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनकी अनुमतियां निरस्त कर दी जाती हैं और बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को असुरक्षित या असहज करने के लिए दलित चेतना की बात की जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज का दलित चेतना को पूरा समर्थन है, लेकिन साथ ही साथ ब्राह्मण चेतना को भी समर्थन है, और इसी दोनों चीजों को साथ लेकर राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल चल रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर हम लोगों ने अंबेडकर जयंती को मनाने का काम भी किया और हम लोग परशुराम जयंती मनाने का काम भी करने जा रहे हैं। 19 अप्रैल का हम लोग आवेदन देकर राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के तत्वाधान में माछरा के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रहे थे, जिसमें ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज का ऐतिहासिक समर्थन भी था और करीब 2000 स्कूल बालिकाओं को
उसमें शिक्षा के उद्देश्य से, जिससे वो शिक्षित हो सके, उनको स्कूल बैग की व्यवस्था कराई जा रही थी, जिससे पढ़ने में उनको सुविधा महसूस हो। परंतु सरकार को ये बात जची नहीं। सरकार इस बात से खुश नहीं हुई कि स्कूल बालिकाओं को हम लोग स्कूल बैग वितरण करके उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित करें। और परशुराम जी की विचारधारा, जिसमें उन्होंने आताताई सहस्त्रबाहु क्षत्रिय सम्राट का वध कर गौ ग्वाला, ग्वाला मतलब यादव, गौ ग्वाला बहेलिया, ब्राह्मण, यज्ञ और सनातन की सुरक्षा हेतु उसका समूल विनाश किया। अगर ये बातें सिर्फ उनको ब्राह्मण तक सीमित रखने की सरकार एक योजना बना रही है, हम लोग बताना चाहते हैं जिस तरह से कलयुग के अंदर देश की आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने सर्व समाज को, गरीब, कमजोर, दबे कुचले को समान अधिकार और उनको आगे बढ़ने का मौका संविधान के माध्यम से दिया। यही कार्य परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का जो आतंक का राज्य था, उस राज्य में जहां गो हत्या हो रही थी, जहां सर्पमेध यज्ञ हो रहे थे, अश्वमेध यज्ञ हो रहे थे, नरमेध यज्ञ हो रहे थे, जहां पर गौ ग्वाला को, मानव जाति को ताड़ ताड़ करके उसका वध किया जा रहा था, सिर्फ अपने ऐश्वर्य के लिए जीवन जिया जा रहा था, उसका समूल, उसके वंशज का समूल वंश नाश करके सर्व समाज को शांति, संरक्षण, सुरक्षा, समान अधिकार देने का काम किया। क्योंकि जब कलम नहीं थी, जब तलवार चलती थी, तो तलवार का सामना फरसे से किया, और जब कलम चलती थी तो कलम का सामना बाबा साहब ने कलम से किया। हम लोग इन विचारधाराओं को एक साथ साथ के चलने का काम कर रहे हैं, उसका समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फूट डालो राज करो की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस समय, ये उसके एजेंडे में सेट नहीं बैठता है। क्योंकि अगर दलित और ब्राह्मण एक मंच पर आ जाते हैं तो लगभग 33% की जो सरकार बनाने की क्षमता है, उसमें सिर्फ 2 से 4% की कमी बचेगी। 17.5% ब्राह्मण और करीब करीब 14% दलित समाज का वोट जब एकत्रित हो जाएगा, तो हमें नहीं लगता कि अन्य समाज के बहुत वोट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस घबराहट से भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग बयान देते हैं, अलग अलग हरकतें करते हैं, और पुलिस प्रशासन, मेरठ पुलिस प्रशासन, जो उस कार्यक्रम स्थल का जो क्षेत्र अधिकारी थे, वो तो साफ तौर पर कहते हैं कि एक विशेष जाति का कार्यक्रम है, इसलिए अनुमति नहीं मिलेगी। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर अंबेडकर जयंती को दलित समाज के लोग बढ़ चढ़ कर बनाते हैं तो क्या गुनाह है? ऐसे ही अगर परशुराम जयंती को ब्राह्मण, भूमिहार, त्यागी समाज के लोग बढ़ चढ़ कर, तो क्या गुनाह है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने देना है। यही विचारधारा हमारा टकराव का कारण बनी हुई है, जिस कारण हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और बताने के लिए, आप लोगों के माध्यम से जनता तक बात पहुंचाना हमारा उद्देश्य बनता है कि दलित और ब्राह्मणों को लड़ाना अब हमारे रहते संभव नहीं है। हम दलित चेतना के साथ साथ ब्राह्मण चेतना को भी आगे लेके चल रहे हैं, और इन दोनों को लड़ाने का काम अगर वो कर रहा है तो वही सहस्त्रबाहु के वंशज कर रहे हैं, जो आज संख्या में शून्य होने पर भी सत्ता में शीर्ष नेतृत्व पर स्थापित। सेंट्रल मार्केट को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से सेंट्रल मार्केट, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।